Hello everybody, welcome to my YouTube channel Legal Prasad. So today we are going to learn about family law and topic is Hindu joint family system. So this is the very much important and the basic topic that we are going to cover today. जैसे कि हमने आज तक देखा ही है कि हिंदू जॉइंट फैमिली सिस्टम काफ़ी पुराना सिस्टम है और ये जो सिस्टम है ये हमारे इंडिया में एशियन टाइम से चला आ रहा है। तो चलिए जानते हैं कि ये जॉइंट फैमिली सिस्टम आखिर होता क्या है। बेसिकली जब ब्रिटिश थे तभी जब भी कोई भी केसेस थे या कोई भी इश्यूज थे, अगर वो सॉल्व करने होते थे तो हिंदू केसेस जो थे वो हिंदू पर्सनल लॉ से सॉल्व हो जाते थे या किए जाते थे, और जो मुस्लिम केसेस है वो मुस्लिम लॉ के हिसाब से ट्राई किए जाते थे सॉल्व किए जाते थे। और ये हिंदू और मुस्लिम के जो पर्सनल लॉज है तो उन्हीं के कास्ट के रिस्पेक्टिव कास्ट के जो कोई लोग थे जो कि वेल एजुकेटेड थे तो उन्हीं की कमिटी की जाती थी और वही लोग जो है अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से लॉज या रूल्स या जो कोई है रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह फ्रेम करते थे। तभी से ये पर्सनल लॉज माने जाते हैं और हमारे लॉज में या कॉन्स्टिट्यूशन में इनका बहुत ही बड़ा रोल है। तो जैसे कि फैमिली लॉ हम देखते हैं, हिंदू लॉज जो है हिंदू पर्सनल लॉ पर डिपेंड है, मुस्लिम लोगों के लिए जो लॉज है वो मुस्लिम पर्सनल लॉज पे है। तो ये अभी भी कंटिन्यू होता है। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है हिंदू जॉइंट फैमिली सिस्टम, जैसा कि मैंने कहा कि ये इसका जो ओरिजिन है ये एशियन से है और हमारा जो एक टेक्स्ट है या फिर राइटिंग्स है जो है स्मृतिका, तो ये काफ़ी एशियन टेक्स्ट है या स्क्रिप्ट है जिसको ध्यान में रखते हुए हमने ये चीज़ें बनाई है, या जो कुछ रूल्स है रेगुलेशंस है या लॉज है इससे हमने डिराइव किया है। तो स्मृतिकार जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारा जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ये एशियंट पैट्रियार्कल सोसाइटी से कनेक्टेड है। जैसे कि पुरुष प्रधान संस्कृति हमें इंडिया में कहा जाता है, तो दैट इज पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो यही एक यूनिट था ह्यूमन सोसाइटी को तोलने के लिए या फिर ह्यूमन सोसाइटी को वैल्यू करने के लिए। ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ये लोगों को एक साथ बांधे रखता था जो कि जॉइंटनेस था। तो बेसिकली ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में लीनियल डिसेंडेंट फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स ये कॉन्सेप्ट था। तो थोड़ा समझ लेते हैं ये लीनियल डिसेंडेंट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये फादर है, ये उसके सन है, ये है सन 1, ये है सन 2 और इनके सन होंगे, इसके सन होंगे। तो इनका जो है ये सभी का ये कॉमन एंसेस्टर्स है, ये फादर है। तो ये जो है ये सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे और यही है जो इसको डिराइव करने वाले हैं, ठीक है, दोनों साइड में। तो ये जो फादर है जो सीनियर मोस्ट मेंबर है ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जो जॉइंट फैमिली सिस्टम था इसमें वाइव्स आते थे, अनमैरिड जो डॉटर्स है ये नहीं होते थे क्योंकि आफ्टर मैरिज वो उनके हस्बैंड के फैमिली में चले जाते थे, तो वो ज़्यादा इसमें कंसिडर नहीं किया जाता था। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जॉइंट फैमिली इज़ अ लार्जर बॉडी ऑफ अ पर्सन जॉइंड बाय सपिंडाशिप। अभी ये जो सपिंडाशिप है ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है जो हम सीखने वाले हैं फ्यूचर में हमारे आने वाले क्लासेस में। तो सपिंडाशिप ये बेसिकली ब्लड रिलेशंस होता है। मान लो जैसा कि मैंने बोला कि ये फादर है, उनके कोई सन है, उनके मान लो 5 सन है और उनके फिर कुछ सिबलिंग्स है, उनके कुछ सन है या डॉटर्स है। तो ये और ये इनका जो रिलेशन है ये सपिंडाशिप में आता है, ठीक है। तो वो क्या है कैसे है वो हम डिटेल में आगे हम ज़रूर देखने वाले हैं। तो ये सपिंडाशिप ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जॉइंट फैमिली सिस्टम के लिए। और ऐसा भी कहा गया है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सपिंडाशिप इट डज नॉट टेक मोर देन 1 मेल टू फॉर्म अ जॉइंट हिंदू फैमिली विथ फीमेल्स। ये जो जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम है उसमें एक फादर होना बहुत ही ज़रूरी है, तो ही वो आगे कंटिन्यू होने वाला है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये जॉइंट फैमिली के मेंबर्स जो है इसमें कौन कौन आते हैं या कौन कौन इंक्लूड करते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला कंडीशन है कि ये लीनियरली कनेक्टेड होने चाहिए। लीनियरली कनेक्टेड मेल लाइन, मतलब जैसा मैंने बोला कि फादर है, सन है, उसके नीचे सन है, तो ये जो है ये सभी मेल्स है। अगर इसमें कुछ डॉटर है या फिर इनकी डॉटर है तो ये जो है ये कंसिडर नहीं होते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है
कि सिर्फ मेल्स ही होने चाहिए। तो मेल प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस। तो पहला जो है कोलैटरल्स मतलब दूर के रिश्तेदार है। मतलब फॉर एग्जांपल ये फादर है और यहाँ पे एक सन है, यहाँ पर भी एक सन है, इनके सन है, इनके भी है। तो ये कोलैटरल्स हुए जो कि डायरेक्ट ब्रदर या डायरेक्ट नहीं है, लेकिन ये कजिन्स हुए, ये कोलैटरल्स में आते हैं। ठीक है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में और एक जरिया है इंक्लूड होने में, दैट इज बाय एडॉप्शन। अगर कोई भी फादर या सन या फिर कोई भी फैमिली मेंबर, मेल फैमिली मेंबर अगर किसी सन को अडॉप्ट कर लेता है तो वो भी जॉइंट फैमिली सिस्टम का मेंबरशिप एक्वायर कर लेता है। अनदर वन इज डिपेंडेंट्स। सो डिपेंडेंट्स कैन बी एनीबडी, लाइक अगर कोई पर्सन है तो उसके पेरेंट्स हो गए, मदर है, फादर है, तो उनके जो डिपेंडेंट्स है, उनकी वाइफ है, तो ये सभी लोग भी जॉइंट फैमिली सिस्टम में आने वाले हैं। या फिर अगला है सन, अगर कोई बॉर्न होता है बाय स्पेशल मैरिज एक्ट, लाइक हिंदू मेल है और क्रिश्चियन वुमन है, तो वो भी इसमें इंक्लूड होने वाला है। वाइफ और विडो ऑफ अ डिसीज्ड मेल मेंबर, जैसा मैंने बोला था कि ये सन है, ये चेन है, तो इनकी जो वाइफ है तो ये भी इसमें इंक्लूड होने वाला है। तो इवन शी प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल, या इवन शी इज गोइंग टू बी एडेड और इंक्लूडेड एंड शी इज़ गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ ये पूरा जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो ये सब चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आगे देखती है जो मेडन डॉटर है। मेडन डॉटर मतलब जब तक उसकी शादी नहीं होती है, द डॉटर इन द फैमिली, इवन शी इज़ इंक्लूडेड इनटू द जॉइंट फैमिली मेंबरशिप या जॉइंट फैमिली सिस्टम। इलेजिटिमेट चिल्ड्रन भी इंक्लूडेड होते हैं। वो कोई राइट नहीं मांग सकते, लेकिन हाँ, उन्हें मेंटेनेंस का राइट दिया गया है। इलेजिटिमेट मतलब कोई भी पर्सन है, उसकी ऑलरेडी एक वाइफ है और मे बी ड्यू टू सम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शी हैज़ वन मोर वाइफ एंड शी हैज़ अ सन, दिस इज अ इलेजिटिमेट सन। सो ही कैन नॉट, ये जो है ये जॉइंट फैमिली पे शेयर नहीं ले सकता, लेकिन हाँ मेंटेनेंस ज़रूर ले सकता है। तो इलेजिटिमेट चाइल्ड का ये अधिकार है। अब देखते हैं ये द जॉइंट फैमिली एंड द कोपार्सिनरी। तो जॉइंट फैमिली एंड कोपार्सनरी ये दोनों कैसे इंटर रिलेटेड है, कैसे कनेक्टेड है, तो ये हम देखने वाले हैं। तो ये जॉइंट फैमिली एंड कोपार्सनरी में पहला जो इम्पोर्टेंट रोल आता है वो है कर्ता का। अब ये कर्ता होता कौन है? हेड ऑफ द जॉइंट फैमिली। यूजुअली फादर होते हैं कर्ता। कर्ता मतलब अगर फादर है, नीचे सन है या फिर डॉटर भी है, उनके सन है, तो ये जो है जनरेशन है, तो इसमें आफ्टर उनका कोई प्रॉपर्टी है जो पार्टीशन हुआ है, तो ये जो फादर है ये कर्ता होने वाले, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट मेंबर है। उनके बाद यंगर पर्सन है, वो भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए यह अनसाउंड माइंड है या फिर कैपेबल नहीं है एज अ कर्ता वो रोल प्ले करने के लिए, तो वो कुछ एक्सेप्शंस है, तभी वो कर्ता नहीं बन सकते। तो सीनियर मोस्ट नहीं होंगे, लेकिन उनसे जो कोई यंगर होगा वो भी कर्ता हो सकते हैं। तो कर्ता इज ऑल्सो कॉल्ड दी मैनेजर। तो मैनेजर मतलब जो कोई हिसाब किताब है या जॉइंट फैमिली रिलेटेड जो कोई डिसीजंस लेने वाले हैं, ही इज़ अ मैनेजर। वो मैनेजर होते हैं, सभी बड़े छोटे डिसीजंस उन्हीं से ले जाते हैं और वो जो कुछ हर रोज के रिक्वायरमेंट है या नेसेसिटीज़ है वो फुलफिल करते हैं। कर्ता रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फैमिली भी कहा जाता है, क्योंकि ये सुप्रीम होते हैं, क्योंकि पूरा जो प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट होता है ये इन्हीं के हाथ में होता है। तो कर्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और यूजुअली कर्ता जो होता है, ऐसा एक प्रिजम्पशन है कि जो कर्ता है वो यूजुअली सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, जॉइंट फैमिली जो है वही होते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है कि हु कैन एंजॉय जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी? एवरी मेंबर ऑफ मिताक्षरा जॉइंट फैमिली हैज राइट क्या है? मेंटेनेंस है। ये मिताक्षरा जो है ये दो स्कूल्स है, मिताक्षरा और दयाभागा। तो जो दयाभागा है ये वेस्ट बंगाल में फॉलो किया जाता है, रेस्ट ऑफ द स्टेट्स के लिए मिताक्षरा ही फॉलो होता है। तो मिताक्षरा ऑल ओवर इंडिया ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो एज पर मिताक्षरा मेंबर ऑफ अ जॉइंट फैमिली, तो जो कोई जॉइंट फैमिली के मेंबर है उन्हें राइट टू मेंटेनेंस होगा, राइट टू रेसिडेंस होगा। मतलब कल अगर उनका कोई नेसेसिटी है या फिर उनका कुछ ज़रूरत है तो वो कर्ता से वो ये सब चीज़ें डिमांड कर सकते हैं, कर्ता से वो रेसिडेंस भी डिमांड कर सकते हैं। अगला है दे हैव राइट टू हैव पार्टीशन। उन्हें अगर कभी लगता है कि हमें हमारा अलग से हिस्सा चाहिए या पार्टीशन चाहिए,
तो उनका वो राइट है वो उनको मिलेगा। राइट टू कॉल फॉर एन अकाउंट। कॉल फॉर एन अकाउंट मतलब अगर उन्हें कोई क्वेश्चन करना है या फिर कुछ ट्रांजैक्शंस रिलेटेड कुछ जानना है तो उनका ये हक है, वो कभी भी इस बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। राइट टू जॉइंट पोजीशन एंड एंजॉयमेंट। मान लो एक फादर है, उनके 5 सन हैं, तो उनमें से 2 सन है जिनको पार्टीशन चाहिए। तो ये फादर क्या करेंगे, 5 हिस्सों में पार्टीशन करेंगे और ये 5 हिस्सों में पार्टीशन करने के बाद अगर बाद में कोई भी 2 भाइयों को ऐसा लगता है कि नहीं हमें पार्टीशन नहीं चाहिए, हमें ज्वाइंट करना है फिर से, तो ये उनका राइट है कि ये ज्वाइंट पोजीशन कर सकते हैं और जो प्रॉफिट जो बेनिफिट है प्रॉपर्टी का वो एक साथ ज्वाइंटली वो एंजॉय कर सकते हैं। तो ये उनका राइट जो है ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में दिया गया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कोपार्सनरी। कोपार्सनरी जो है ये हिंदू जॉइंट फैमिली सिस्टम का एक पार्ट है जो कोपार्सनरी सिस्टम है। मतलब कोपार्सनर किसे कहा जाता है, जो बंदा ये कोपार्सनरी सिस्टम में होता है उसे कहा जाता है कोपार्सनर। तो बेसिकली अगर कोई भी लीगल हेयर है या फिर किसी के पास जॉइंट ओनरशिप है तो ये कोपार्सनरी सिस्टम में इंक्लूड किया जाता है, और अगर कोई भी हेयर है तो उसी को ये कोपार्सनर कहा जाता है। और जो कोपार्सनर है ये उससे ये कोपार्सनर सिस्टम का मेंबरशिप जो है वो बाय बर्थ एक्वायर हो जाता है। मतलब मान लो ये फादर है, ये है फर्स्ट सन, उसके बाद है सेकंड सन। अभी मान लो ये 3 लोग हैं लीनियल डिसेंडेंट्स हैं। अगर ये सन 3rd बॉर्न होता है तो ये बाय बर्थ ही इस पूरे सिस्टम का हिस्सा बन जाता है या फिर मेंबर बन जाता है। तो जैसा कि मैंने बोला कि ए फादर है और बाय बर्थ ये S3 को मिल जाएगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ये फादर है, ये सन है, तो अगर इन्हें अगर कोई हिस्सा चाहिए तो जो कोई प्रॉपर्टी है जब इसका पार्टीशन होगा तो ये तीनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। F को भी शेयर मिलेगा, S1 को भी मिलेगा, S2 को भी मिलेगा। तो इनको जो शेयर मिलेगा वो 1/3 मिलेगा ईच। बाय चांस अगर और एक किसी का बर्थ हो जाता है, मान लो S3 का, तो ये जो 1/3 है तो अभी जो इनको हिस्सा मिलेगा वो 1/4 थ्रू ईच ऐसा हिस्सा मिलेगा। तो अगर कोई भी पार्टीशन होगा या इक्वल शेयर मिलेगा तो 1/3 नहीं मिलेगा, उनको जो है 1/4 शेयर ईच मिलेगा। मतलब बाय बर्थ इस सिस्टम का मेंबरशिप एक्वायर हो जाता है और उनको वो शेयर्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अभी ये कोपार्सनरी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉमन एंसेस्टर होना बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस। फॉर कंटिन्यूएशन के लिए ज़रूरी नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा, ये सन है, फादर है, सन 1 है, सन 2 है और सन 4 है। तो ये तीनों को भी कॉमन एंसेस्टर्स है। तो ये तीनों का कॉमन एंसेस्टर कौन है, F है। तो ये बहुत जरूरी है, कॉमन एंसेस्टर जो है वो एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है, तो ही ये सिस्टम जो है वो कंटिन्यू होगा। अगर आफ्टर डेथ, मान लो अगर इसकी डेथ हो जाती है तो S1, S2, S3, S4 जो है वो नीचे एज अ S5 जो होगा वो ऐड हो जाएगा। तो जैसा बाय बर्थ होगा उसमें ये सिस्टम में वो ऐड हो जाएगा, और जैसा भी ये डेथ होगा तो ये सिस्टम से निकाल दिया जाएगा या फिर बाहर जाएगा। तो ये जो सिस्टम है कोपार्सनरी का, ये मिताक्षरा में फॉलो होता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, मिताक्षरा और दयाभागा 2 स्कूल से, तो ये मिताक्षरा में होता है। मिताक्षरा में बेसिकली क्या होता है, एक फादर होता है और उसके नीचे उसके 3 डिसेंडेंट्स होते हैं या फिर 3 मेल होते हैं। तो अगर फादर है, सन 1 है, सन 2 है, ये अभी फिलहाल ये सिस्टम है। अगर सन 3 ये 3rd अगर कोई भी ऐड हो जाता है, ये सन होगा, ये सन होगा। जैसे इसका बर्थ हो जाता है ये सिस्टम में ऐड होने वाला है। और ये एज पर मिताक्षरा ये सिर्फ 4 जनरेशन तक ही लिमिटेड है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये 3rd है और ये 4th है। तो ये सिर्फ 4th जनरेशन तक ही लिमिटेड होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर कोई भी आ जाता है तो उसे शेयर नहीं मिलेगा, वो मेंटेनेंस के लिए राइट होगा उसका, चाहे वो डॉटर हो या सन हो। कोपार्सनल सिस्टम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेल डिसेंडेंट्स होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मेल डिसेंडेंट्स नहीं है तो ये कोपार्सनरी सिस्टम जो है वो वर्क नहीं होगा। और जैसा कि मैंने पहले बोला था कि जो सीनियर मोस्ट मेंबर है, जैसे कि फादर है, तो फादर जो है वो सीनियर मोस्ट मेंबर है। ये अगर ये लास्ट होल्डर है, मतलब सिर्फ यही एग्जिस्टेंस में है, तो जो कोपार्सनरी सिस्टम है वो इनसे शुरू होने वाला है। जैसा भी नया जनरेशन इसमें आएगा वो ये सिस्टम में ऐड होता जाएगा। ये सन है, फादर है, तो जैसा ये सन जैसा ही बर्थ हो जाता है
तो वो ये सिस्टम में ऐड होने वाला है। तो जो फादर है ये सीनियर मोस्ट मेंबर है, और जैसा हमने पहले भी देखा है, जैसे अगला जो सन का बर्थ होगा वो ये सिस्टम में ऐड होने वाला है। तो बाय बर्थ इसका मेंबरशिप एक्वायर किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट इज राइट बाय सर्वाइवरशिप इज एप्लीकेबल। जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, राइट ऑफ सर्वाइवरशिप होता क्या है। मान लो ये फादर है, ये सन है, फर्स्ट वन। अगर फिलहाल ये दोनों में ही प्रॉपर्टी है, तो अगर इनका पार्टीशन होता है तो दोनों को इक्वल शेयर मिलेगा, हाफ इनको मिलेगा और हाफ इनको मिलेगा, तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन मान लो अगर इनको और एक सन होता है, तो अगर ये और एक सन जैसे ही होता है तो ये जो हाफ का जो सिस्टम है ये नहीं एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अभी जो सिस्टम एप्लीकेबल होगा या अभी जो शेयर एप्लीकेबल होगा वो रहेगा 1/3 टू ईच पर्सन। इसी को बोला जाता है राइट बाय सर्वाइवरशिप। और मान लो अगर 1/3 है, और मान लो अगर किसी एक पर्सन की अगर डेथ हो जाती है, तो फिर से ये 1/3 भी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये 1/3 की बजाय फिर से सबको हाफ हाफ के हिसाब से शेयर्स मिलेंगे। हाफ ये फादर को मिलेंगे और हाफ ये सन को मिलेंगे, क्योंकि फिलहाल सिर्फ ये दोनों सरवाइव है, ये सिर्फ दोनों सरवाइव होने वाले हैं। जो एस जो पहला था ये तो नहीं है, तो पहले जो 1/3 मिलने वाला था वो अभी हाफ हाफ टू ईच मिलने वाला है। तो यही राइट बाय सर्वाइवरशिप का कॉन्सेप्ट है। और ये जो सिस्टम है इसमें सिर्फ मेल को ही जगह है, वाइफ को कोई जगह नहीं है कोपर्सनल सिस्टम में, क्योंकि वाइफ जो है वो कोई शेयर नहीं ले सकती, वो एंजॉय कर सकती है और वो मेंटेनेंस का भी राइट क्लेम कर सकती है। और ये एशियंट हिंदू लॉ में ही ये रिकॉग्नाइज किया गया है। वाइफ जो फीमेल है वो कोपर्सनरी सिस्टम की तो मेंबर नहीं हो सकती, लेकिन वो मेंटेनेंस जरूर ले सकती। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो अगर सन है, ग्रैंड सन है या ग्रेट ग्रैंड सन है, वो अगर जाते हैं, जैसा हमने पहले भी देखा था। मान लो ये फादर है, ये सन है, ये ग्रैंड सन है और ये ग्रेट ग्रैंड सन है। तो ये 4 लोग हैं जो पार्ट ऑफ द सिस्टम है और जो कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये 4 डिसेंडेंट्स है तो ये सिस्टम को पूरा करते हैं। तो मान लो अगर ये तीनों भी नहीं है या फिर डेथ हो जाती है, तो जो फादर बचेंगे या फिर जो फादर होंगे सोल सर्वाइवर होंगे या फिर ये लास्ट सर्वाइवर होंगे, उन्हीं को कहा जाता है सोल सर्वाइवर कोपार्सिनर। तो ये एब्सोल्यूट ओनर होंगे प्रॉपर्टी के, ये खुद प्रॉपर्टी एंजॉय भी करेंगे, शेयर भी उन्हीं को 100% मिलेगा, क्योंकि राइट ऑफ सर्वाइवरशिप एप्लीकेबल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये पी है जो फादर है, उसके बाद उनका एक सन है जो ए है, उनका एक ग्रैंडसन है जो कि बी है। ओके, और बी के 2 सन हैं, एक है बी एस और एक है सी एस, और इन दोनों के भी है मान लो बी एस एस और इनका है सी एस एस। तो जैसा कि हमने कहा या जैसा कि हमने पहले देखा है, अगर कोई भी कोपर्सनरी सिस्टम में किसी को अगर मेंबरशिप एक्वायर होता है तो वो सिर्फ 4 जनरेशन तक होता है। मतलब ये होगा, ये होगा, ये इंक्लूड होगा और ये दोनों भी इंक्लूड होंगे। तो ये 4 जनरेशन तक ही कोपार्सनरी सिस्टम जो है एज पर मिताक्षरा ये इंक्लूड होने वाला है। इनके नीचे जो है ये सिर्फ डिपेंडेंट्स होंगे, ये मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये जो 2 है या फिर इनके बाद के जो कोई जनरेशन्स है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं लेकिन शेयर क्लेम नहीं करेंगे। ओके, और मान लो अगर सी एस की डेथ हो जाती है, जैसे कि सी एस की डेथ हो जाती है तो बचे सिर्फ, जैसा हमारे पास राइट ऑफ सर्वाइवरशिप है, तो ये सिर्फ 4 लोग जो है ये सर्वाइविंग है और 4 जनरेशन्स हैं। ओके, तो इन्हें को राइट बाय सर्वाइवरशिप प्रॉपर्टी का जो है वो इक्वल हिस्सा ये चारों में बंटने वाला है, ये चारों में। ओके, और जैसा कि ये सी का जो डेथ हो जाता है और फिर सी एस एस इसमें ऐड नहीं होता है। ओके, सी एस इसमें ऐड नहीं होगा। ओके, सी एस जो है ये सिस्टम का मेंबरशिप खोने वाला है। ओके, ही विल नॉट गेट द मेंबरशिप ऑफ दिस सिस्टम। तो जैसे ही मान लो ये पी का डेथ हो जाता है तो ये जो है ये यहाँ पे कंटिन्यू होने वाला है। ओके, तो ये ऐड होने वाला है, तो इसका जो है ये सिस्टम होने वाला है,
क्योंकि 4 जनरेशन चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये सिर्फ 4 जनरेशन तक ही सीमित है। अगर कोई भी सन अगर गुज़र जाता है तो उसका जो सन होने वाला है उसको भी ये कंटिन्यूएशन नहीं होगा। ओके, तो ये था कोपार्सिनर और जॉइंट फैमिली सिस्टम। आने वाले टॉपिक में हम देखेंगे कोपार्सनरी विद इन कोपार्सनरी क्या होता है, उसमें कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं, कैसा सिस्टम होता है, उनको मेंबरशिप एक्वायर करने के लिए क्या क्या कंडीशंस है, वो कैसे होता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये सभी चैप्टर्स जो है, ये सभी टॉपिक्स जो है, ये हम आने वाले वीडियोस में हम देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe my channel so that I will be motivated to create more and more interesting videos and informative videos for you. Thank you very much. Jai Hind.